दोस्तों इमेजिन करो कि आपके सामने एक लड़की खड़ी हुई है और आप चाहते हो कि आप उससे बात करो। 1 साल से आप कोशिश कर रहे हो बट फिर भी आपके साथ वो कोई भी बात नहीं करती। एक दिन आप सोचते हो कि मैं इससे बात करूंगा, पर तभी आप देखते हो कि एक दूसरा बंदा उसके साथ आता है और उससे बात करना शुरू कर देता है। 1 महीने बाद आप देखते हो कि दोनों साथ में बाइक पर आ रहे हैं। तब आपको लगता है यार मेरे में कुछ तो कमी है या मैं अच्छे से बात तो नहीं कर पाता हूँ। तो दोस्तों आपको सीखने की जरूरत है डार्क साइकोलॉजी। अगर आपने मेरी पिछली पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा कि आप डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको डार्क साइकोलॉजी की हेल्प से बात करना सिखाऊंगा कि आप कैसे अपनी बात को एंगेजिंग बना सकते हो, आपको अटेंशन मिले, लोग आपसे बात करने के लिए पागल हो जाएं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी थी वैसे, बट डार्क साइकोलॉजी अलग ही चीज़ होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों डार्क साइकोलॉजी है क्या, पहले ये समझते हैं। देखो डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि आप किसी के दिमाग को मैनिपुलेट कर पाओ या अपनी अलग छवि उसमें डाल सको। वो कहता है ना अलग अलग पर्सनैलिटी वाला, बस वही बात समझो। तो इसके अंदर आता है फर्स्ट पॉइंट जो है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग नहीं यार, ये डार्क साइकोलॉजी तो नहीं है। पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपके सामने 2 यूट्यूब वीडियोस हैं जिसमें एक बंदा सीधा सीधा बता रहा है कि ये करो ये करो ये करो, और दूसरी साइड कोई आपको स्टोरी की तरह सुना रहा है कि पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे फिर वो करेंगे फिर वो करेंगे। तो आप किसकी वीडियो देखोगे? बिल्कुल जिसकी स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी। सेम ऐसे ही रियल लाइफ में होता है। आपने ये देखा होगा कि आपके ग्रुप में कोई ना कोई बंदा ऐसा तो होगा जो स्टोरी बहुत अच्छी सुनाता है। वो बात को ऐसे जोड़ता है जिससे हर किसी को समझ आता है। और डार्क साइकोलॉजी में इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो भी समझो। स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करके लोग बच जाते हैं। वो झूठी कहानी को ऐसे बताते हैं जो आपको लगे असली है। ऐसे ही वो बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। वो आपको ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जो शायद उनकी हो या ना हो, बट वो आपको इम्प्रेस जरूर कर देंगे। और ये ही पावर है स्टोरी टेलिंग की। अब स्टोरी टेलिंग के बाद हम करेंगे क्या? स्टोरी टेलिंग के बाद आपको इस्तेमाल करनी है मिररिंग टेक्निक। यस, नंबर 2 इज मिररिंग टेक्निक। मिररिंग टेक्निक नाम से ही क्लियर हो रहा है। मिरर माने कि शीशा। अगर आप किसी शीशे के आगे खड़ो हो तो आप अपने आप को देखोगे। सेम टू सेम मुंह, सेम टू सेम आँख, हर एक चीज़ सेम है ना? बिल्कुल ऐसे ही देखो। पता क्या, हर किसी को ना अपने जैसे बंदे पसंद आते हैं कि अगर मुझे ये पसंद है तो उसे भी यही पसंद होना चाहिए। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो उसे भी ऐसे सोचना चाहिए। और इसी जगह मैनिपुलेटर इस्तेमाल करते हैं मिररिंग टेक्निक। वो सामने वाले बंदे को पहले स्कैन करते हैं। अरे ऐसे आंखों से नहीं, मतलब पहले उसके बारे में जानते हैं कि उसे क्या पसंद है क्या ना पसंद है, वो कैसे चलता है या उसके अंदर कैसे बात करने का ढंग है। और मिररिंग टेक्निक का मतलब ये है कि सामने वाले की पर्सनैलिटी, उसका बोलने का स्टाइल, उसके रहने का स्टाइल सब कॉपी कर लो। जब आप उसे बिल्कुल कॉपी करके उसके सामने जाओगे तो उसे लगेगा सेम बिल्कुल मेरे जैसा बंदा है। यार ये तो मेरे लिए परफेक्ट है, ये तो मेरा बडी है या मेरा पार्टनर है। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर जो है स्कारसिटी। जब आप अपने मैसेज के लिए अर्जेंसी क्रिएट करते हैं तो लोग उसकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि देखो सेल्समैन बोलते हैं ना कि ओनली 4 लेफ्ट, ओनली 2 लेफ्ट। या आप किसी वेबसाइट पर शॉपिंग करने जाते हो, आपने खरीदना कुछ और था और तभी आपके सामने एक ऑफर निकल के आता है, ओनली वैलिड फॉर 5 मिनट्स, ओनली 2 पीस लेफ्ट। तो आपके पास ज़्यादा सोचने का समय तो नहीं होगा और आप कोशिश करोगे कि मैं उसे ले लूँ, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ऐसे ही हो रखी है। जो चीज़ हमारे को कम लगती है वो हमारे को बहुत ही अच्छी लगती है। और इसके बारे में ना पावर बुक में ही बताया गया है कि कम अवेलेबल रहो। ये कितनी बात आपने सुनी होगी कि कम अवेलेबल रहो, क्योंकि जितना आप अवेलेबल रहोगे उतनी आपकी वैल्यू गिरेगी। अब आपने ना सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा कि वो किसी ना फंक्शन में जाते हैं तो 5-6 मिनट में ना गायब हो जाते हैं वहाँ से। चलो भाई मैं तो जा रहा हूँ, चाहे वो बिजी हो या ना हो, चाहे उन्हें कोई और काम हो या ना हो, पर वो वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि कम टाइम वालों की वैल्यू ज़्यादा होती है। देखो आपको ना मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आपके क्लास में या आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो बहुत ही रेयर दिखता हो, या आपकी रिश्तेदारी में वो ना बहुत कम अटेंड करता है फैमिली फंक्शन को।
और जब वो अटेंड करता है तो उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है कि बहुत दिनों बाद आए हो बेटा। सेम इसी तरह आपको अवेलेबल ज़्यादा नहीं रहना चाहिए और ये प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है। तो चलिए नंबर 4 पर चलते हैं। एंड नंबर 4 इज अथॉरिटी। जब आप खुद को किसी फील्ड का एक्सपर्ट दिखाते हो ना तो लोग आपकी बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। मान लीजिए आप साइंस की बात कर रहे हैं और आपने रिसर्च किया है। आप कह सकते हैं मैं एक स्टडी पढ़ी है जो ये बात बताती है कि रेगुलर एक्सरसाइज से मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, और सामने वाला इस बात को मान भी लेगा। मतलब समझ रहे हो कि अगर आपकी अथॉरिटी है तो लोग आपकी बात मानेंगे चाहे आप गलत हो या ना हो। अब चलते हैं नंबर 5 पे, जो है रेसिप्रोसिटी। शायद मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया पर सुनते हैं। पहले कुछ अच्छा करना फिर कुछ मांगना। आ गया ना याद। मान लीजिए आपके दोस्त की एग्ज़ाम में आपने मदद की थी, तो जब आप उससे कुछ मांगते हैं उन्हें फील होता है कि उनका ओब्लिगेशन है कि वो आपकी मदद करे। जैसे कि आप इसका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हो कि आपने किसी अपने दोस्त से 5,000 रुपये मांगने हैं पर वो आपको 5,000 रुपये बिल्कुल भी नहीं देगा। तो आप कर सकते हो कि पहले आप उससे 50 रुपये मांगिए और 50 रुपये वो अगले दिन ही लौटा दीजिए। के बाद 100 रुपये मांगिए फिर उसे भी लौटा दीजिए। 1,000 रुपये मांगिए और फिर उसे लौटा दीजिए। तो वो ना मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा आपको 5,000 रुपये देने के लिए, क्योंकि उसके अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है कि आप उसके पैसे वापस कर दोगे और वो आपको 5,000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं नंबर 6 पे, जो कि लास्ट है। नंबर 6 इज़ इमोशनल मैनिपुलेशन। इसमें क्या होता है कि जो सामने वाला बंदा है ना, उसका जो व्यू पॉइंट है, आप उसके आसपास ना उसे डिस्कम्फर्ट फील कराते हो या उसे एंजाइटी देते हो। अब जैसे कि मैं बहुत घटिया एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ अच्छा बताने के लिए है नहीं। मान लीजिए आप किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात कर रहे हो, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, कि हमारे आसपास का क्लाइमेट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो आप बोलोगे अगर हम अभी एक्शन नहीं लेते तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्या आप चाहते हैं कि उन्हें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े? ये उन्हें सोचने पर मजबूर करेगा और आपकी बात को ध्यान से सुनने पर मजबूर भी कर देगा। तो चलिए आप आ चुके हैं वीडियो के एंड में और मैं आपको एक कंक्लूजन निकाल के देता हूँ। इन सब स्ट्रेटजीज़ को समझना आपको आर्ग्यूमेंट जीतने में मदद करेगा। याद रखना, ये सिर्फ आपके सही या गलत होने से नहीं बल्कि किस तरह आप अपनी कहानी सुनाते हैं उस पर डिपेंड करता है। आपके पास डार्क साइकोलॉजी के साथ आर्ग्यूमेंट जीतने का एक पावरफुल टूल है। अगर आपके पास इस टॉपिक पर कोई एक्सपीरियंस है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करो, और अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करो। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।